कर लिया था? एंगुलर मोमेंटम हो गया। कल आपको बेटा एंगुलर मोमेंटम तक हो गया था। ऑन कर दिया। कल आपको कितने लोग कल बारिश में एब्सेंट थे? बारिश कम था, छुट्टी ज़्यादा मनाए थे। हाँ किधर जी? रमेश चंद्रा के पास में मैं भी रहता हूँ, बहुत दूर हमारे घर से नहीं रमेश चंद्रा का घर है। ठीक, हम भी वहीं से आए थे बेटा, कोई बारिश नहीं थी। ठीक, चलो देखो। हाँ जी, आपके बारिश हो रही थी? बारिश तो बंद हो गई थी। कहाँ गए भैया जी? बारिश हो रहा था, छुट्टे छुट्टी बना लिया जी। अब तुम्हें देख के वो भी बोल दिया हो रहा था। वो जब आना था तब नहीं हो रहा था, उससे पहले हो रहा था। ठीक, एक बार मूड बना लिया, अब तो बारिश हो रही, जाना नहीं है। हाँ बैठिए बैठिए। रेगुलर रहा करिए, ये तो वैसे भी यूनिट टेढ़ी है, उसमें भी अगर आप गायब रहेंगे तो फिर है ना। ठीक, चलिए हम लोगों ने कल कर लिया था बेटा, लास्ट टॉपिक हुआ था एंगुलर मोमेंटम। ठीक, क्या लिखा था आपने लास्ट में? एंगुलर मोमेंटम लिख दिया था, हो गया था ना, क्वेश्चन भी काट करा दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग इस पर बनते हैं कंजर्वेशन। लिखिए हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखो होता बेटा, हम लोगों ने जिस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना, बोला गया था इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन क्या मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी रिमेन्स सेम। लीनियर मोमेंटम के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स पढ़ाते समय, उसमें बोला गया था अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू रिमेन्स क्या रहती है? सेम रहती है। दैट मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ये होता था। याद करिए, कुछ याद आ रहा है? कितने लोग का चैनल पकड़ रहा है बेटा? आपको जब फोर्स पढ़ाया गया था उस यूनिट में बोला गया था, ठीक है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स कंजर्व। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू रिमेन्स कंजर्व होती है। या ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता था, या इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कुछ याद आया? अब नहीं याद आया तो सोचो कितना आप लोग पढ़ते हो। हाँ, अभी कितना दिन हुआ आपको फोर्स पढ़ाए? ज़्यादा 15 दिन। ठीक, तो उसको भैया रिवाइज करते रहिए। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है कि क्लास में पढ़ लिया सुन लिया तो सब हो जाएगा। घर पे उसको क्या करिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए, तब जाके चीज़ें याद रहेंगी। और एग्ज़ाम में ओवरऑल सिलेबस जिसको याद रहता है वो सेलेक्ट हो जाता है। बट ओवरऑल सिलेबस आपको क्या दिमाग में होनी चाहिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता तुरंत आपका ब्रेन क्या वहाँ पहुँच जाए, क्या था रिलेशन, कैसे था, कैसे हुआ था, तब जाके बातें बनती हैं। पता लगा क्वेश्चन पढ़े, चैनल नहीं पकड़ रहा है यार कि कहाँ से है, ठीक, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, इसलिए अब उतना पकड़ाने के लिए आपको पूरी क्या दिन रात किताबों से ही दोस्ती रखनी पड़ेगी। ठीक, आप लोग मोबाइल और अन्य सोर्सों से भी दोस्ती रखते हैं तो फिर कैसे काम बनेगा? ठीक, इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, किताब कापियों से जो ज़्यादा दोस्ती बना ली ज़िंदगी क्या करेगी, बदल जाएगी, है ना। और नहीं तो फिर बदल तो रही ही नहीं है। चलिए, तो पढ़ना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेटा एंगुलर मोमेंटम। लीनियर हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम। ले लो बेटा, लिखिएगा, देखो इफ नो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क is applied, if no external torque is applied, if no external torque is applied on the body, if no external torque is applied on the body, applied on the body,
देन बॉडी या पार्टिकल कुछ भी कर लो, बॉडी ब्रैकेट में कर लो पार्टिकल, वैसे पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पार्टिकल। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल will remains conserved, will remains conserved, लगभग कह लो कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल टार्क हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो किसी बॉडी पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी बेटा रिमेंस क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आपके नहीं होंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे नेक्स्ट ऐसे बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, बाई न्यूटन सेकंड लॉ, वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी पढ़ा था ना। ठीक, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन लिखिए टाउ इक्वल टू, वहाँ पे एफ लिखते थे बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू डी एल अपॉन, वहाँ पे लिखा था एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यहाँ पे लिखते हैं बेटा डी एल अपॉन क्या डी टी कहेंगे। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। ठीक, अब नीचे लिखिए इफ टाउ इक्वल टू जीरो, मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क आप अप्लाई नहीं करना है पार्टिकुलर सिस्टम पे, इफ टाउ इक्वल टू जीरो, अगर टार्क जो अप्लाई करें बेटा उसकी वैल्यू जीरो है, मतलब कोई भी टार्क अप्लाई नहीं किया जा रहा हो, तो डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, इफ टाउ इक्वल टू जीरो देन डी एल अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी जीरो। और याद रखेंगे अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशियल जीरो है तो क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट होती है। अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा जीरो है तो क्वांटिटी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो देन एन इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज एल इनिशियल इक्वल टू क्या एल फाइनल। इनिशियल जो आपका टार्क होगा, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों आपस में कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या रहेगा, इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। यानी कि आप कह सकते हो अगर एल की वैल्यू हमारी कंजर्व है, किसकी वैल्यू एल की वैल्यू का कंजर्व है, तो एल की वैल्यू जो होगी L1 प्लस एल से कहते हैं टोटल एल की वैल्यू अगर आपका मल्टीपल फॉर्म में ले रहे हैं L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब जो भी आपने अगर वहाँ पे क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में कीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी हमारी कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे हम लोग। ठीक है, डायरेक्शन के साथ वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो एल की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट आप ले लेंगे। ठीक, वैल्यू क्योंकि हमारा क्या है कांस्टेंट है, यही वैल्यू डॉट डॉट करके इक्वल टू क्या करिए आप कांस्टेंट है, मतलब चेंजेस आपके लिए होगा अगर एक्सटर्नल टाउ की वैल्यू क्या है जीरो है। ठीक, हो जाएगा। नीचे लिखेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। लेकिन ये तब तक है जब तक किसकी वैल्यू बेटा टाउ की वैल्यू हमारी है जीरो, टार्क जो अप्लाई करें उसकी वैल्यू जीरो है, तभी तक आप कह सकते हो। टार्क अप्लाई करेंगे तो वैल्यू में चेंजेस हो जाएगी। ठीक, तो लिखिएगा क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains constant if resultant torque acting on the system, जो रिजल्टेंट टार्क बेटा हमारा सिस्टम पे कर रहा है, रिजल्टेंट ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, हो गया। अब देखो एक फार्मूला था एल, यहाँ से कर लिया टाउ इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी,
आपको पीछे बोला गया था बेटा यहाँ पे एल एंगुलर मोमेंटम है और हम लोग वहाँ पे लीनियर मोमेंटम को पी से दिखाते थे। पी इक्वल टू लिखा था एम इंटू बी, तो एल इक्वल टू एम की जगह क्या हो जाएगा, आप खड़े हो जाओ भैया। जैसे पी इक्वल टू एम बी होता है, सोच के बताना। पी इक्वल टू आपने पढ़ा था एम इंटू बी होता है, तो पी की ये हमारा लीनियर जब क्या ट्रांसलेशनल मोशन होता था तब की बात हम लोग करते थे। तो रोटेशनल मोशन में आई की जगह पे एम ले लिया, एम की जगह क्या लेंगे, बी की जगह क्या होगा, एल इक्वल टू क्या आएगा, बी आई हो जाएगा। और बी की जगह पे बी की जगह क्या होगा, अरे यहाँ बी इक्वल टू एम बी लिखा है ना, अरे एम की जगह पर आपने आई ले लिया, तो बी की जगह क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा कहेंगे, तो नीचे लिखेंगे, बैठिए, सिंस एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू क्या होता है, अगर एल की वैल्यू लिखेंगे सिंस एल इक्वल टू एल इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा, ये लिखेंगे टाउ इक्वल टू कितना 0, तो एल ओमेगा की वैल्यू जो होगी एल इक्वल टू आई तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर उसमें अगर क्या ओमेगा की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो आई की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। दैट ये हो गया बेटा कि अगर एल इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आर करके लिख सकते हैं आई वन ओमेगा वन इक्वल टू कितना, आई टू ओमेगा टू। बहुत बार इसमें क्वेश्चन आपको बेटा पूछा गया है, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टू ओमेगा टू, ठीक। आई वन ओमेगा वन की जो वैल्यू होगी आई टू ओमेगा टू के इक्वल होगा। अगर कोई एक्सटर्नल टास्क हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम रिमेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। दिखा दीजिए। हाँ, अगर आपको वो रिलेशन जो जनरेट हो रहा है जहाँ बन रहा है, अगर बाकी फैक्टर्स हमारे आप कांस्टेंट मतलब सेम रह रहे हैं, उसमें चेंज नहीं करें तो वैल्यू कांस्टेंट। क्या आप लोग लिखते हैं क्या, P1 बटे T1 इक्वल टू P2 V2 बटे T2 लिखते हैं ना, या V1 बाई T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिखते हैं ना। तो यानी बाकी फैक्टर को कांस्टेंट कर लेंगे तो क्या होगा, उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक। साइन कर देंगे, हो गया ना। तो एल की वैल्यू जो हो गई यहाँ से यानी कि ठीक है, इसके क्या अगर कांस्टेंट है तो इसके आई वन ओमेगा वन की वैल्यू आई टू ओमेगा टू के बराबर होगा। इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलते हैं बेटा, ठीक। एक आपने बोर्ड की बुकों में भी देखा होगा कि अगर किसी रिवॉल्विंग टेबल पे, ठीक, आपके बोर्ड की बुक में भी अगर किसी भी बोर्ड से पढ़े होंगे सारे में दिया गया है डायग्राम के साथ। अगर किसी भी क्या रिवॉल्विंग टेबल पे कोई पर्सन है, ठीक है, वो एक बार क्लोज हैंड कंडीशन में, क्या है, क्लोज हैंड कंडीशन में है, ऐसे ही हो टेबल रिवॉल्व हो रही है। सेकेंड कंडीशन अगर वो ओपन हैंड कर दे, क्या कर दें, ओपन हैंड कर दे, तो उस कंडीशन में आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसकी वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डिक्रीज कर जाता है। पहले के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। उल्टा कह लो, अगर पहले ओपन हैंड कंडीशन में है तो उस समय जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, जब आप क्लोज कर लेंगे तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी घट जाती है, ठीक। तो आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में वो आ जाता है, तो लिख लेंगे आगे। क्या लिख लिया था बेटा, कहाँ तक लिखा है, लिखिए आगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हो गया बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखिएगा, बोले।
चलो आप ये लिख लीजिए, इफ ए पर्सन कैरिंग जैसे होता है ना, आप डंबल लेके खड़े हो बेटा, मान लो ये ऐसे डंबल ले लो, हाई वेटेड क्या गया है डंबल है, हम लेके ऐसे खड़े हैं और कि जिस टेबल पे खड़े वो रिवॉल्व हो रहा है, बट उस पर कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है, ठीक। आपने ओपन हैंड कंडीशन में लेके दो डंबल को आप खड़े हुए हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक, वो इस डंबल का प्लस ओपन हैंड है, तो सेंटर हमारी एक्सिस तो ये होगी ना, एक्सिस से बेटा जैसे आप पास कर लिया तो डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, आपने दूर कर लिया तो डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मास किधर की तरफ ज़्यादा है, किधर की तरफ क्या है, कम है। तो मास की वैल्यू अगर हमारा दूर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मास तो वही है, हाथ में आपने डंबल लिया है, दूर रखेंगे तभी वही होगा, पास रखेंगे तभी वही होगा, लेकिन जब दूर रखोगे बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और जब इंक्रीज करेगा तो आई इंक्रीज कर रहा तो ओमेगा क्या करेगा, क्योंकि बेटा I1 ओमेगा 1 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 के बराबर है। जब आप ओपन हैंड रखा तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने का मतलब I1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर इस डबल को जो पहले ओपन था आपने पास में कर लिया, क्लोज कर लिया, कंडीशन में आई की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और जब आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो कंडीशन आपका होता है, अगर आप पहले ओपन हैंड में हैं तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगा बाद में जब क्लोज करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उल्टा अगर पहले क्लोज हैंड में हैं और बाद में ओपन हैंड कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक। तो याद रखेंगे जैसा भी है। तो क्या लिख रखा है बेटा, इफ ए पर्सन कैरिंग हैवी डंबल in his hands इन ओपन कंडीशन, ओपन मतलब ये है बेटा, ओपन क्या होता है, ऐसा खुला नहीं कहना, ओपन क्या होता है, दिस को हम ओपन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक। इन ओपन कंडीशन, इन ओपन हैंड कंडीशन कर दो, इन ओपन हैंड कंडीशन, ठीक, इन ओपन हैंड कंडीशन स्टैंडिंग ऑन ए रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म हो गया, कैन चेंज, रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म कैन चेंज, कैन चेंज बदल सकता है, कैन चेंज द स्पीड ऑफ द एंगुलर स्पीड करो, तो एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म by suddenly folding या folds कर दो, by suddenly folds his hands, by suddenly क्या होगा बेटा, folds his hand towards him so that moment of inertia decreases, moment of inertia क्या करेगा, decreases and angular velocity क्या कर जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप घटाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा या बढ़ जाएगा, याद आएगा। तो ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से दिखा देते हैं कैसे दिखाते हैं। मान लो ये रिवॉल्विंग टेबल है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये टेबल मान लो ओमेगा 1 वेलोसिटी से क्या कर रहा था, तो एक करा आपका ओपन हैंड कंडीशन है और आपने इसमें दो डंबल ले रखे हैं। सपोज ऐसा क्या लिया आपने, डंबल लिया है, आप इस डंबल, ये वाला बड़ा फोटो दिख रहा है जैसे भी है, उस केस में क्या है, दो डंबल लिए हैं। अब ये किस केस में ओमेगा 1 है, मान लो इस सिचुएशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। जब आप क्लोज हैंड कंडीशन में करेंगे, में जो रिवॉल्विंग टेबल है, अब अगर ये
पास का आपका डंबल था, केवल डंबल की वजह से मोमेंट का इनर्शिया नहीं बढ़ रही, अगर हम हैंड भी दूर कर रहे हैं ना तो ये हमारे हाथ की वजह से भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मान लो बॉडी के सेंटर पार्ट की वजह से तो वही है, चाहे ऐसे हैं चाहे ऐसे हैं, बट ये हैंड्स की भी क्या होगा, मास होगा, इसकी वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्लस हाथों में आपने डंबल ले रखा है जिसकी वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओपन हैंड कंडीशन में एक्सेस से दूरी जा रहे होगी तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस I1 इज ग्रेटर देन I2 सो ओमेगा 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, ओमेगा 2। क्योंकि बाहर से कोई भी आपको एक्सटर्नल टार्क अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर पहले केस में I1 ज़्यादा है तो सेकेंड केस में ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, एक घटेगा तो दूसरा क्या करेगा, बढ़ जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए। तो फोटो भी आप बनाना चाहें बना लीजिए, याद रहेगा। वैसे ये फोटो आपको बोर्ड वाले बुक में भी मिल जाए, कोई भी बुक आपके पास होगी जहाँ रोटेशनल मोशन है सब में दिया गया होगा। ठीक, अब किसी में डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, हाँ बना लीजिए। बाकी सुन लीजिए, दिखाने वाली बात होगी भी बता देंगे। आपने सर्कस वगैरह देखा होगा, देखा है? कितने लोग सर्कस देखा? बहुत लोग देखे हैं। चलिए ठीक, कंडीशन क्या होता है, जो सर्कस हम लोग देखते हैं ना, तो देखो उसमें अभी तो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया, पहले एक टाइम पे ऊंचाइयों पे चढ़ के ऐसे जंप करते थे। ठीक, या कितने लोगों ने पुल पर से कूद के नदियों में या तालाबों में नहाया है? हाँ बताओ, कोई नहाया? अच्छा नहाया तुम, वेरी गुड यार। चलो तभी अभी हिंदुस्तान जिंदा है, हाँ? ठीक, आज के 10-20 साल बाद पूछा जाएगा तो पता ही नहीं रहेगा क्या होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे जो पुल वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वहाँ से जब बारिश के टाइम में पानी भर जाता है तो बच्चे ऊपर से जंप करते हैं। ठीक, तो उस केस में जब जंप करते हैं ना, तो आप जब ऊपर से कूदते हो, नीचे आते तो अपने पैर और हाथ को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका रोटेशनल जो होता है, रोटेशन क्या करता है, बढ़ जाता है। रोटेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो लोगों ने कूदा होगा उनको पता होगा, जो कूदे नहीं वो फिर सोच रहे हैं ऐसे ही हवा में, हाँ? ठीक, तो उस केस में क्या होता है, रोटेशन बढ़ जाता है, यानी एरिया घट जाता है, तो वहाँ जब गिरते हो ना तो आपको चोट कम आती है। और अगर आप फ्लैट अगर गिरे ना तो बहुत ज़्यादा चोट आएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या नहीं, फट नहीं आएगा, बस ये है कि चोट जाते रहेगा। ठीक है, तो उस केस में इसलिए लोग हाथ पैर को क्या करते हैं, पास में कर लेते हैं, तो रोटेट करते हुए जाते हैं, एरिया घट जाता है। रोटेशनल मोशन के टर्म में वहाँ पर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। या आप जैसे कहीं रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक, तो अगर रिवॉल्व हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या, अभी जो झूले वगैरह होते हैं, अगर आप रोटेट हो रहे हैं, अगर आप क्या एक साइड में गिरने लगते हैं तो दूसरे साइड वाला हाथ क्या कर लेते हैं, फैला लेते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो वो सारी कंडीशन जो होती है वो एक कंजर्वेशन ऑफ क्या, इसमें एंगुलर मोमेंटम को हम उसके बेस पे ही डिसाइड करते बेटा। ठीक है, इसी तरह से बोला जाता है कि अगर ईयर अपने एक्सिस पे रोटेट होता है तो आपके यहाँ पूछे जाने वाला है, जैसे जनरल एग्जाम्पल है वो आपके लेवल को नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, कंडीशन होता है अगर ईयर क्या करे, अपने एक्सिस पे रोटेट होता है ना, अगर ईयर श्रिंक कर जाए, श्रिंक करना मतलब क्या, अपने रेडियस को घटा ले। अगर ईयर के रेडियस क्या अपने एक्सिस पे या तो रोटेट हो रहा है, अगर वो रेडियस को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले, तो बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, या जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा डे का वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन से अभी आपका डे नाइट टोटल मिला के कितने आवर का होता है, 24 आवर्स कि 12 घंटे का। दिन कितने का होता है, 12 घंटे कि 24 घंटे। एक दिन कितने का होता है, एक दिन कितने घंटे का होता है बेटा। वन डे हम काउंट करते हैं, ओनली सनलाइट वाला नहीं लेते हैं, डे एंड नाइट काउंट करके पूरा वन डे बोला जाता है। तो 24 आवर्स, जैसे कहते हैं महीने में कितने दिन, तो क्या बोलते हैं 62 कि 60, भाई 30 ही बोलते हैं ना, 31 बोलते हैं। जो मंथ 31 का होता है 31 बोलते हैं, 30 होता है तो 30। इसका मतलब क्या, डे नाइट काउंट करके बोलते हैं ना कि आधा दिन 30 दिन 30
में आ गया रात बराबर 60 का महीना हो गया है। तो कंडीशन आपका होता है जो ड्यूरेशन आपका होगा टाइम पीरियड से आप कह लेंगे, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी? हाँ तो कहिए इफ एर्थ श्रिंक, ठीक, या रिड्यूसेस देयर रेडियस देन टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ एर्थ विल बी, यानी एर्थ का जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होगा पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वही रहेगा? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? हाँ, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? हाँ, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या वही रहेगा? बताएंगे? याद रखेंगे बेटा, जब आप क्या करेंगे, श्रिंक करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, और ओमेगा बराबर 2π/t होता है। यानी कि अगर ओमेगा बढ़ रही है तो टी का मान क्या करेगा, घटेगा, तभी तो बढ़ेगा ना। जैसे हम लोग लिखा I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2 होता है, I2 = ओमेगा 2। जब श्रिंक करेगा तो I की वैल्यू घटेगी ना, I की वैल्यू घटेगी मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। यानी कि ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, डिवाइडेड फैक्टर घटेगा, तभी तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा। पहले टाइम पीरियड आपका घट जाएगा, यानी जो 24 घंटे में पूरा करता है उससे कम समय में क्या होगा, पूरा हो जाएगा। और इसी का उल्टा अगर एक्सपेंड कर जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी 12-24 घंटे वाला क्या हो जाएगा, क्या क्या करेगा, उससे ज़्यादा या कम, उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारे क्या करेगी, घट जाएगी, ठीक। इसका मतलब अभी आपने चंद्रमा के बारे में कुछ तो सुना होगा ना, हाँ, चंद्रयान गया है ना, तो वहाँ पे कितने दिन की रातें और दिनें हो रही हैं, 2 वीक का, 2 हफ्ते दिन 2 हफ्ते रात, मतलब सीधे करो 4 हफ्ते का, हाँ, दिन रात मिला के कितना हो गया, एक डे अगर कहा जाए तो कितना, 28 डे, हमारा अपने यहाँ पे 28 डे के बराबर हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बहुत ही क्या, अर्थ की तुलना में कम है, इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है, यानी कि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसीलिए टाइम पीरियड की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला वही लिख लीजिए, उसी पे क्वेश्चन बनता है, लिखिए। अभी उसको क्वेश्चन करवा रहे, पहले पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए इफेक्ट ऑफ, ये पहला वाला लिख लीजिए, इसका दूसरा पॉइंट बना लो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ एयर effect of change in radius of earth on its time period, on effect of change in radius of earth on its time period of revolution about its axis, time period of revolution about its axis, time period of revolution about its axis। लिखिए, देखो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर से कोई भी हमारा क्या नहीं डेवलप किया जा रहा है, टाक डेवलप नहीं किया जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व रहेगी। क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो लिखिएगा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ विल बी कंजर्व, अर्थ विल बी कंजर्व, दैट इज तीनों लोग पढ़े हुए पीछे से, तो पहले आप लोग बता सकते। ये बताओ बेटा, अर्थ को जो है हम कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, या सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर।
अब आप बता दो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या होता था? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, बता दो बेटा। जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। आप लोग की कोई चीज़ गायब है क्या? कौन गायब है? कहाँ गई? देखो क्या हो जाते। हाँ जी बताओगे 2/5। आप सही बता रही हैं गलत? सही बता रही पक्का? गलत होता तब क्या बताओगे? चलिए सही है। जो सॉलिड स्फीयर होता था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस लेते थे क्या? 2/5 mr²। तो यहाँ से लेंगे बेटा आई की जब लेंगे 2/5 क्या mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर होता 2/mr कितना 3। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या है? कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं। इसका मतलब देखो मास या चाहे स्प्रिंग करें चाहे एक्सपैंड करें मास की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? कांस्टेंट। ठीक है भाई कोई चीज़ दबा दोगे तो उसका मतलब मास थोड़ी चेंज होगा, आप उसकी साइड को बदल सकते हो। 2/5 कांस्टेंट फैक्टर है, 2/5 कांस्टेंट फैक्टर है, दैट मींस आप कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या r²। यानी टाइम पीरियड जो आपका रिवोल्यूशन का होगा वो r के डायरेक्टली क्या हो गया? r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मीन्स अगर यह अपने रेडियस को क्या करेगा? घटाएगा, श्रिंक करेगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेगी? बढ़ जाएगी। ठीक क्या कहता है? अगर यह रेडियस को बढ़ाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, घटाएगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू घट जाएगा। नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एम की वैल्यू लिखनी है तो अप्लाई कम है एम इज कांस्टेंट। एम की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे तब के लिए एप्लीकेबल होगा। दैट इज हो गया ऑन चेंजिंग द दैट इज ऑन चेंजिंग द रेडियस ऑफ एयर ऑन चेंजिंग द रेडियस ऑफ एयर its time period on changing the radius of earth, its time period will also changes. On changing the radius of earth, its time period will also changes. Its time period will also changes. तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। इट्स टाइम पीरियड विल आल्सो चेंजेस। अब आप लोग बता देंगे अगर रेडियस की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है उसका क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? लिखिएगा पॉइंट। इफ अर्थ श्रिंक्स श्रिंक करना मतलब सिकोड़ना। इफ अर्थ श्रिंक है श्रिंक अप टू half of its initial radius, up to half of its initial radius, up to half of its initial radius, without up to half of its initial radius without change in its mass, without change in its mass, then determine duration of a day, then determine duration of a day। एक दिन का आवर्तकाल कितना समय कितना रहेगा? 4 गुना कर लीजिए भैया। कितना समय हो जाएगा अब पहले की तुलना में? नॉर्मल वे में कितने घंटे लेते हैं टाइम पीरियड? 24 घंटे। तो अब कितना होगा? काफ़ी गलत हो सकता है, सही लगा होगा गलत क्यों होगा? सोच के नहीं एकदम सही लगाया करो। सोच के तो हर आदमी गोली सही ही भर के आता है। ठीक क्यों जी? जब आप लोग गोली भरते हैं ना एग्जाम में, सर्किल डार्क करते हैं तो सब कोई गलत सोच के भरता है क्या? सब सही सोच के भरते हैं ना? तब लेकिन सही तभी होता है जब आप सही करके आते हैं।
तो आप लोगों का जो टेस्ट होना है वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी बोले थे ना। चलिए देखते हैं कल परसों जब भी, अभी पेपर जब भी निकाल देते हैं। ये तो मैंने कर, अब इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, और उसका पहले वाले ही सर आए हैं, क्या हो सकता है। हाँ नहीं, अब रोज़ मिलेंगे। ठीक, चलिए देखिए बेटा, हो गया। तो देखो कितने लोग आ गया। अरे यार, कंडीशन क्या है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, या R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, जैसे भी आप कर लो। T1 पहले टाइम पीरियड कितना होता था याद का, 24 घंटे का 28, 24 घंटे वाले T2 इक्वल टू R1 की वैल्यू R ले लो, अब बाद में R बाई क्या हो गया, हो गया हुआ ना। देखो यहाँ से 24 अपॉन T2 इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बाई 4, R स्क्वायर क्या है, ये 1/4, 4 बन जाएगा तो आ जाएगा, होगा ना। कितने बढ़ा देंगे मुझे दूसरों, ठीक। तो ये 1 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 4 आएगा, ये 4 कहाँ पर आ गया, ऊपर का आ गया, यानी इसको इधर करोगे तो 4T2 बराबर 24, तो T2 बराबर कितना, 24/4 मतलब 6 आवर, 6 घंटे में यह अपना एक साइकिल क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। यहाँ चलो 1 डे का जो ड्यूरेशन होगा वो घट के 6 घंटे हो जाएगा 24 के बजाय। कितनी जल्दी सोओगे जगोगे जी अगर ऐसा हो जाए। हाँ, 2-3 दिन जगेंगे फिर 2-3 दिन सो लेंगे। हाँ ठीक, अरे अपने हिंदुस्तान में 18 घंटा भी सोने वाले लोग हैं। हाँ, तो खाली जगते हैं खाने पीने के लिए, फिर सो जाते हैं। हैं नहीं, बहुत ज़्यादा मत सोइए साहब। चलिए, आप हैं, लिखो। हम साइड ही हैं बेटा, अपने इस्तेमाल बिना देखे ऐसे बोल देते हैं सब। हाँ चलो ठीक हो गया बेटा। ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा लेंगे टाइम पीरियड क्या होगा, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, चलिए, तो शरीर भी ज़्यादा सोएंगे तो अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन अगला करिए, अब उसी पे कर लीजिए। ये पर्सन is standing on a revolving table, on a revolving table, revolving chair, कुछ भी ले लो बेटा, revolving table, in his open hand condition, लिखिएगा। इफ इतने देख लाइट भी जला दो, क्या लिखा है, इफ जल्दी जला के आ जाओ, एल लिखा होगा, फिर तो जला ही नहीं है, लाइट वगैरह जला। चलिए, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of person is 20 kg into meter square, 20 kg into meter square in this condition, and angular velocity is 5 radian per second. Angular velocity is 5 radian per second. हो गया। पहले उसका जब ओपन हैंड कंडीशन में था बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 क्या
kg इंटू मीटर स्क्वायर है, और क्या एंगुलर वेलोसिटी उस रिवॉल्विंग टेबल की 5 रेडियन पर सेकेंड है। 20 kg मीटर स्क्वायर। 20 बोला है तो 20 ले लो यार। ठीक, लेकिन आगे है लिखिएगा if person takes one dumbbell in each hand, one dumbbell in each hands, one dumbbell in each hand, one dumbbell in each hand, half mass 2 kg, half mass 2 kg, half mass 2 kg, and distance from axis of rotation is, and distance from axis of rotation is 1 मीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो जैसे ऐसे लिया तो ये दूरी हमारी हाथ लंबा नहीं हो जा रहा 1 मीटर का जी, और कम कर दें 1 मीटर हो जाएगा, सेंटर से बड़ा हाथ लगेगा। 1 मीटर ले लो, 50 सेंटीमीटर जो भी हमने 1 मीटर ले लिया, फिर 1 मीटर। देन डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन दिस कंडीशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में बाद में ले रहा है, पहले ऐसे था बेटा विदाउट डंबल आपका ओपन हैंड कंडीशन में था, उस समय आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दी गई थी। बाद में उसने उसी ओपन हैंड कंडीशन में इंक्लोज नहीं किया, ओपन हैंड कंडीशन में 2 एक्स्ट्रा डंबल, एक इसमें ले लिया 2-2 किलोग्राम के। उस केस में अब कहा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बाद में, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू में क्या चेंजेस हो जाएंगे वो निकालना आपको, जल्दी करिए। इन कंडीशंस में आपकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये आपको डिटरमाइन करना है। पर्सन इन दिस कंडीशन, जल्दी करो। कितना हो जाएगा ये बताना। और आप लोग जब लौटेंगे बेटा, इस वाले रूट से नहीं लोग आते हैं, रोडवेज साइड से, रोडवेज साइड से आप लोग आते हैं, तो हो सकता है रास्ता वगैरह बीच में ब्लॉक हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आज आगमन हुआ है बस्ती में। फिलहाल टाइमिंग उनकी 4 बज के कुछ मिनट तक ही है जाने की, बट क्योंकि अक्सर लेट हो जाता है आने जाने में, तो आप अगर उधर से रोड ब्लॉक होगा तो आप इधर से निकल लीजिएगा, ठीक है। मालवीय रोड से इधर से रोड ब्लॉक कर दिया जाए तो आप इधर मालवीय रोड से चले जाइएगा, ठीक है। तो जैसा भी सिचुएशन देखिएगा वहाँ उसके अकॉर्डिंग। अभी तो कोई ब्लॉक नहीं था ना, अभी रास्ता बंद नहीं था, अभी इधर मीटिंग चल रही होगी तो इधर वाला रास्ता चलिए अभी वो ओपन है। वैसे बहुत टाइम के लिए बंद नहीं होना चाहिए, जब जाना होगा तब आधे घंटे आगे पीछे बंद करते हैं। ओके बेटा, पहले 5 था, 4.5 4 5 है ना।
कितना 12.56। पहले 5 था, खड़े लो बैठो नहीं। पहले 5 था ना, जब डंबल नहीं लिया था। डंबल ले लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या घटेगा? हैं? अरे हम ऐसे पहले खड़े थे बिना डंबल के, अभी हाथ में डंबल भी हमने ले लिया तो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी घट जाएगी जी? घटेगी। मतलब आपका जितना वेट है इसको आपके सर पे बैठा दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। ऐसे ही दोनों कंडीशन है। पहले भी हमने क्या ओपन हैंड हमने देखा ना, पहले भी ओपन हैंड कंडीशन नहीं था, बट पहले डंबल नहीं था हाथों में। तो डंबल नहीं था तो डंबल का मास कंसीडर नहीं था। बाद में क्या किया हमने, दोनों हाथों में क्या ले लिया, डंबल। इसका मास हो गया ना, और एक्सिस से इसकी दूरी भी दे दी गई है। इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डंबल की वजह से प्लस इस डंबल की वजह से दोनों ऐड नहीं हो जाएगा, तो बढ़ेगा। और जब बढ़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ओमेगा क्या करेगा, अब गड़बड़ हो गया। और कितने लोग लगा लिए भैया? आप लोग जल्दी लगाया करो यार, दिमाग चलाया करो, कि चलता ही नहीं है। हाँ, जिनके दिमाग नहीं चलते वो लोग ब्रेन टॉनिक लें। हाँ, कहाँ पुरानी बस्ती में एक पंसारी की दुकान है, कौन, भगवत लाल एंड कंपनी ओरिजिनल दुकान पे पहुँचिए, बोलिए हमारा ब्रेन बंद हो गया है। तो वहाँ एक बुढ़े से वैद्य जी हैं, वो आपको टॉनिक देंगे। हाँ, ठीक हो गया बेटा? ठीक है, हम सबके कल दे देते हैं। ठीक, हो गया? चलिए देखते हैं। तो बेटा जिनका नहीं हुआ वो लोग क्या देख लीजिए। क्योंकि कोई बाहर से टास्क अप्लाई नहीं हो रहा है, बाहर से कोई भी टास्क आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। जब बाहर से कोई टास्क आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। ठीक, यानी I1 ω1 की वैल्यू जो होगी I2 ω2 के बराबर होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी टास्क अप्लाई नहीं किया गया। ठीक, अब कंडीशन मान लो पर्सन जब विदाउट डंबल वाले कंडीशन में था, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था बेटा, वेलोसिटी ओमेगा था, पर या ω1 ही ले लेते हैं। बाद में क्या है, ऐसे रहने दो, बाद में क्या है कि उसने डंबल ले लिया, तो डंबल लेगा, एक डंबल इस हाथ में है, एक डंबल इस हाथ में है। अगर डंबल का मास आपको दिया गया है, एक्सिस से दूरी आपको दी गई है, मास और डिस्टेंस क्या है आपको दिया गया है, इसका मतलब I2 का मान I1 + 2 × I मतलब एक डंबल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू दोनों हाथ में है, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 2I × ω2 आप करिएगा। अब डाटा रखो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 दिया है, 20 होता है ना, 20, और ω1 की वैल्यू 5 मीटर/सेकंड आपको दिया गया है। बाद में का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना पर्सन वाला तो वैसे हाफ फॉर्मूला है ना, उसका तो बदला नहीं, वैसे पहले था अभी तो वैसे ही। तो उस केस में I ही रह गया, यानी I1 20 रह गया +2 × I की वैल्यू होगी जब 1 तो आ चुका है, डंबल का मास दिया 2, कितना दिया है 2, और दूरी एक्सिस में कितना दिया बेटा 1 हो रहा है ना, 1 करता है × पूरे का ओमेगा। इधर मल्टीप्लाई किया आपने 100 निकल तो 2, इसका मतलब स्क्वायर बनेगा क्या, 2 × 4 24 हो गया × ω2, तो ω2 बराबर आएगा 100/24। अगर मैं ये 25 होता तो सीधा सीधा 4 टाइम्स जाता, लेकिन 4 टाइम्स जाएगा नहीं, तो 4 पॉइंट कितना आया था, कितना आया था बेटा? हाँ जी, 24 है ना, 4.166 आ रहा है, तो 17 आप कह सकते हो। 4 कितना 166, या आप इसी को 4.17 या 12 भी ले सकते हो। इतना
ऐसा गड़बड़ हो गया था। ठीक। अरे कौन और तरीका लगाया आई का वैल्यू भैया? नियम की वैल्यू 50 वैल्यू आ जाए 50 की 50 की निश्चित अरे दोनों की एक्सिस अलग अलग है, इसीलिए पहले देखो, पहले ऐसा नहीं करिएगा कि वो तो डंबल की दूरी 1 दिया गया था ना सेंटर से, इसका मतलब पूरे बॉडी का मास थोड़ी इंडे पे रखा हुआ है, बॉडी का तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है ना, इसलिए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ओपन कंडीशन में ऑलरेडी दिया गया था, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, जो पहले है वही बाद में भी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक, चलिए करिए जल्दी से, हो गया? हाँ, एक क्वेश्चन और टाइम क्या था इसका, अब आगे पढ़ लो, जो बनेगा ऐसे ही बनेगा। ठीक, सेम पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, अब एक बार क्लोज हैंड कर लो, एक बार ओपन हैंड कर लो बेटा, बना लो। हाँ, रेडियस के टर्म लिख लीजिए भैया, बहुत इच्छा है यार, एक और लिख लो। लिखिए, ये डिस्क हैविंग mass 2 kg and radius 50 centimeter and radius 50 centimeter is revolved about its own axis horizontally, about its own axis in horizontal plane कर लो, about its own axis in horizontal plane, about its own axis in horizontal plane। ठीक, रेडियस 50 सेंटीमीटर बगल से लिख लो यार। ठीक, about its own axis in horizontal plane लिखिएगा। if two other particles of masses 500 gram each, 2 other particles of masses 500 gram each are gently मतलब बहुत आराम से, ठीक, जेंटली कहते ना, जेंटल पर्सन, हाँ, ठीक, तो बहुत आराम से रखा, जेंटली एट अपोजिट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, मतलब दोनों किनारों पे रख दिया गया, ऑन द पेरीफेरी कर लो, सर्कमफेरेंस करना, ऑन द पेरीफेरी, अपोजिट एंड ऑफ द पेरीफेरी, हो गया। देन डिटरमाइन एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इन दिस कंडीशन। देखो ऐसे समझ लो, दोनों ने क्वेश्चन समझ पाई, एक डिस्क है, ये अपने एक्सिस के करस्पॉन्डिंग दीवार हो रहा है पहले, ठीक, इसकी रेडियस अपनी 50 सेंटीमीटर दी गई थी, कितनी 50, और इसका अपना मास एम की वैल्यू कितना है 2 kg लिया है, 2 kg। ये कितने एंगुलर वेलोसिटी है, पहले कितना दिया, 2 1 के 5 एंगुलर वेलोसिटी दिया है पहले, हाँ, इस रिवाल्व अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ 2 अदर पार्टिकल्स, पहले नहीं दिया गया था, लिख लीजिए, ये नीचे क्वेश्चन बना लीजिए। इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज 4 रेडियन पर सेकेंड, इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज 4 रेडियन पर सेकेंड, पहले जो था वो 4 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 है, ये 4 रेडियन क्या है पर सेकेंड है, 4 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से पहले क्या पहला रिवॉल्व हो रहा था, बाद में क्या किया, अपोजिट एंड पे, दोनों अपोजिट एंड पे एक छोटा छोटा क्या 2 पार्टिकल्स रख दिया गया, इनका जो मासेज है वो कितने ग्राम का है, 500 ग्राम का ये भी है,
और 500 ग्राम का ये भी है, बट इसका साइज नेगलेजिबल है, बहुत छोटा सा है। ठीक, अब कहा इसके रखने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? रखने के बाद एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? आप तीनों लोग खड़े हो जाए भैया। अगर इस पर बेटा साइड में पहले मान लो 4 रेडियन पर सेकंड से रिवॉल्व हो रहा था, अभी 3 में अभी है सर, ठीक, 4 रेडियन पर सेकंड से रिवॉल्व हो रहा था, ठीक, जब इसमें कुछ रखा नहीं था, बाद में इसमें 500 ग्राम के दो पार्टिकल्स को दोनों अपोजिट एंड पे रख दिया मेरे सीरीज पे, बोला कि अब एंगुलर वेलोसिटी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी या घट जाएगी या वही है, घटे बढ़ेगी, बोलिए घट जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा बाद में इसको रखेंगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, सिस्टम का बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। चलिए आंसर इन लोग का सही है मिला जुला के। ठीक, अब निकालिए कितना आएगा। गलत होगा तो बहुत मारेंगे। ठीक, आप जल्दी करिए बट गलती नहीं करिए। ठीक, जल्दी करिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अब इतना स्पीड में चले तो कि ठुका गए, हाथ पैर टूट गया तो पता लगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए इतना तेज़ चलिए, लेकिन इतना तेज़ चलिए कि आप कंट्रोल में रहिए, किसी को ना दूसरे को तोड़िए ना खुद का तोड़िए। ठीक, तो आंसर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आना चाहिए, बट गलत नहीं होना चाहिए। मैं तो 3 घंटे पेपर था, 1-1 घंटा बोली भर के बैठे हुए साहब, और पता लगा सब गलत है। कितने लोग आ गया? कितने लोग आ गया? ज़्यादा कैलकुलेशन होंगे क्या भाई? जल्दी करिए। साइन हो गया सबका बेटा? फिर साइन किसका नहीं हुआ है? आप लोग हो गया साइन हुआ नहीं? हो गया? दो। चलिए देखिए इनका कितने का आया? नहीं है, बहुत छोटी आ गई। कितना?
0.67 कितना आया 2/5 मतलब 0.4 बराबर आप लोग का। चलिए देखते हैं क्या डिस्क क्या है पहले डिस्क और डिस्क का अपने एक्सिस से करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है हाफ क्या mr²। डिस्क के लिए अपने एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पड़ा था हम लोगों ने हाफ mr² पड़ा था ना। ठीक इसके लिए होगा हाफ mr² इंटू ω1 इक्वल टू यहाँ पे तो डिस्क तो अपना हाई है ना ये तो बदला नहीं प्लस तो ये पार्टिकल और एक्स्ट्रा आ गए 2 इंटू ये ऐसे पार्टिकल देंगे अब पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं हम लोग mr² इंटू ω2 बेटा ठीक होगा। हाफ m की वैल्यू पहले दिया था 2 kg r की वैल्यू दिया है 50 वैल्यू 0.5 का स्क्वायर ω1 की वैल्यू 4 है ω1 की वैल्यू कितना है 4 है इक्वल टू ये वैल्यू तो वही रहेगा तो हाफ m की वैल्यू 2 इंटू 0.5 इसका होल स्क्वायर इंटू 4 ये रिमेन्स ये तो क्या आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ mr² m की वैल्यू 5 के नाम मतलब 0.5 r की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर इंटू पूरे का कितना ω2 हमें बेटा ω2 निकालना था क्या करना था ω2 ये 2 तो कैंसिल आउट 5 का स्क्वायर होता है 20.25 होगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 4 मतलब 1.00 आएगा ना इक्वल टू नेट पहले आई ओमेगा की वैल्यू 1.00 इसकी वैल्यू आपका अगर 2 हो जाए कैंसिल यानी ये हो गया 0.25 प्लस ये 5.25 हुआ ना इंटू 2 तो 0.5 50 हुआ ना 0.5 इंटू 0.5 ये भी 0.25 आया ना 0.25 ये अलग आएगा देखो ये यहाँ की तरफ 5 हो जाओ 10 1 आ गया और इसका 5 का स्क्वायर 0.25 इंटू ω2 आपको यहाँ 1 है यहाँ पे 0.5 आ गया यानी 1.00 इक्वल टू 0.50 इंटू ω2 ω2 की वैल्यू आ गई 1/0.5 का मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड। अब कैसे ये क्या निकाला था कैलकुलेशन गड़बड़ आपका 2.7 कैसे आया जी कहाँ गड़बड़ हुआ आपका कितना है 2.6 चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सही सबका हो गया भैया कोई बचा तो नहीं हाँ आ गया क्या बोल रही हो हाँ अगला क्वेश्चन क्या था भैया वहाँ पे जो था ना वो पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी दिया था पर्सन का ऑलरेडी वही वाला था ना ठीक पर्सन का अपने एक्सिस पे ऐसे दिया हुआ था ठीक आपको उसको निकालना नहीं था केवल आपको क्या ओमेगा की वैल्यू सेकंड केस में जो डंबल लिया तो डंबल की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पर्सन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली जोड़ना था तो हमने पहले वाले पर्सन का R20 दिया था ठीक इंटू ω1 दिया था हमने रख लिया बाद में पर्सन का 20 है ही है प्लस उस डंबल की वजह से एक डंबल ही साथ में लिया एक डंबल ही साथ में लिया तो दोनों डंबल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दिया हमने उसमें ऐड कर दिया एक डंबल का mr² दूसरे डंबल का mr² तो 2mr² उसमें आपने ऐड कर दिया इंटू ω2 कर लिया। अभी क्या है डिस्क दिया है डिस्क का आपको मास दिया गया था उसकी रेडियस दी गई थी तो अब की बार उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग ये भी निकालना था ये दिया नहीं था अब की बार निकालना था और इंटू ω1 करना था बाद में उस डिस्क वाला तो ही है साथ में दो क्या रख दिए गए अलग से पार्टिकल्स रख दिए गए जिनके मासेस आपके 500 ग्राम के हैं और ये पेरीफेरी पे रखे गए तो दोनों अपोजिट पेरीफेरी पे रखे गए ठीक तब उनकी वजह से भी हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर निकालना था वहाँ डंबल था यहाँ पे क्या है पार्टिकल ले लिया
वहाँ खाली डंबल का उसमें ऐड करना था, अब की बार डिस्क का निकालना भी है और प्लस पार्टिकल का भी उसमें ऐड करना है। समझ गए? और किसी को कोई डाउट बेटा? हो जाएगा। चलिए, तो ये कंडीशन आपका हो गया। क्या होगा इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना कर डालिए, फिर कर कराया जाता है आज तो। अगला होगा वर्क एनर्जी एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। अरे इसे रोटेशन में वर्क एनर्जी पावर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर आपका होगा स्लीपिंग, स्पिनिंग, रोटेशन, क्या, ठीक है, रोलिंग क्या होता है पढ़ के आइएगा। कुछ बुकों में होगा, हो सकता है कुछ में ना हो, ठीक है। आपको वर्क एनर्जी एंड पावर इन रोटेशनल मोशन और स्लीपिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग क्या होता है, क्या अंतर होता है, वो चीज़ें आप पढ़ के आइएगा, ठीक। चलिए पानी वाली जल्दी से पी लीजिए, ठीक है, आप कर लीजिए।